नमस्कार, मैं संदीप यादव, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगा मध्य प्रदेश के शिवपुरी के इंदरगढ़ गाँव में एक युवक कर पीट-पीट युवक एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। युवक दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं और ऐसा बताया जाता है कि उसी गाँव के सरपंच के बेटे ने, पद्म धाकड़ ने, उनकी पीट-पीट कर हत्या कर दी है। युवक का नाम नारद बताया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में क्या इतना जुल्म-सितम बढ़ गया है कि कभी किसी आदिवासी युवक के सर पर पेशाब कर दिया जाता है, कभी किसी दलित युवक को मार-मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि ये बताता है कि राज्य में कैसे प्रशासन विफल हो चुका है। बताया जाता है कि मृतक नारद एक ट्रक चालक थे और उसी से अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। उनके नाना ने उनके ननिहाल में उनकी माँ को कुछ ज़मीन अपने हिस्से में से दी थी, जिस पर ये लोग खेती-बाड़ी करते थे। अभी 2 दिन पहले ही नारद लौटे थे अपने काम से, छुट्टी से, और उसके बाद सीधे वो अपने नाना के गाँव पहुँचे और वहाँ वहाँ से उन्होंने वहाँ पहुँचे और वहाँ वो चूँकि सिंचाई नहीं हुई थी, उनकी पत्नी ने बताया कि उनके खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है और जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि जो वो बोरवेल था, वो साझेदारी में लगाया गया बोरवेल था, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि उससे नारद के नाना जी का परिवार और जो सरपंच हैं अभी, धाकड़ फैमिली भी उससे खेतों में पानी भरेगा। लेकिन बाद में अपने दबंगई के आधार पर जो सरपंच का परिवार है उसने नारद के नाना के परिवार को धीरे-धीरे पानी देना बंद कर दिया था। इसी मसले पर विवाद हुआ और विवाद के बाद वहाँ अ, धाकड़ परिवार से उनका सरपंच का बेटा आया, पदम धाकड़ नाम बताया जाता है, और उसने नारद को वहीं मारा-पीटा। फिर उसके बाद वो दूर ले गया और वहाँ उसने मार-पीट कर हत्या कर दी। और इसके बाद पूरे गाँव में तनाव बना हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मसला ये है कि भारत के 21वीं शताब्दी में भी दलितों और आदिवासियों पर उत्पीड़न वैसे ही जस का तस बना हुआ है। मतलब अगर कोई अ, अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाता है तो उसको पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये भी बताता है कि मध्य प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था है वो कितनी लचर है। तो अ, मध्य प्रदेश सरकार है वो कितनी लचर है, कितनी कमज़ोर है और वो अ, कैसे काम कर रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो फ्रांस में है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि देश के 25% आदिवासी और दलित, 15% दलित हैं और 10% आदिवासी हैं। उनकी आबादी करीब-करीब 25% बैठती है और उनका जो भारत का धन है, उसमें जो हिस्सेदारी है, वो 2012 में 1.8% थी। 2012 से 2022 में बढ़कर केवल 2.3%, 2.3% हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी गैर बराबरी है और कितनी दुर्दशा है, खास करके दलित और आदिवासी समाज में। यही वर्ल्ड इनइक्वालिटी की लैब ही बताती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट ही बताती है, जो पेरिस में स्थित है, जिसको दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने, लुकास चांसल और टॉमस पिकेटी ने उस रिपोर्ट को तैयार किया है। और टॉमस पिकेटी, आपको बताता चलूँ कि दुनिया के सबसे अग्रणी अर्थशास्त्रियों में से एक हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है अर्थशास्त्र का। उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में मदद की है और उन्होंने काम किया है। उन्होंने बताया कि 2012 में जो ओबीसी है भारत का, उसका भारत के धन में 18% करीब-करीब हिस्सेदारी थी, जो 2022 में घट के 9% हो गई है। जो माइनॉरिटी है भारत का, उसकी तो भारत में वो एक तरह से इनविजिबल है, भारत के रिसोर्सेस के मामले में। तो कुल मिला के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सबको मिला के भारत के धन में वंचित समाज के लोगों का केवल 13%, इनकी केवल 13% हिस्सेदारी है, जो बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है। और यही वो कारण है उनकी आर्थिक संपन्नता, और उनकी आर्थिक संपन्नता का उनकी जो अभी की सामाजिक हैसियत है उससे सीधा संबंध है। और उससे ये पता चलता है कि इसी की वजह से उनका उत्पीड़न हो रहा है। माने एग्ज़ैक्टली ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% ये कारण है जिसकी वजह से उनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उनकी आर्थिक हैसियत उन कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है,
तो उनका उत्पीड़न तुरंत रुक जाएगा और लोग उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में भी वही बराबरी का दर्जा देंगे और उनको सम्मान देंगे, जिससे इस तरह का जो अमानवीय उत्पीड़न है कम से कम नहीं होगा। और ये गंभीर खबर है, लेकिन अभी भारत में जो चल रहा है वो और भी गंभीर है। अ, अजमेर दरगाह पर क्लेम किया है हिंदू सेना ने कि जो अजमेर दरगाह है, जिसे दरगाह शरीफ भी कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बताता चलूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्ती ऑर्डर के एक सूफी संत थे। चिश्ती ऑर्डर जो है वो सूफीज्म का सूफी लोगों का एक पंथ था और उस पंथ के ही सूफी संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती। इसीलिए उस दरगाह को ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है, क्योंकि जिंदगी भर मोइनुद्दीन चिश्ती ने गरीबों की मदद की। तो गरीबों के उनकी दरगाह को गरीबों की माने गरीबों को मदद करने वाले एक सूफी संत के रूप में उनको जाना जाता है और इसीलिए उनकी दरगाह को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी कहा जाता है या उसके नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1143 में ईरान के जो जिसे हम लोग फारस भी कहते थे, ईरान के सिस्तान में हुआ था और वो भारत आए और 1143 1143 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनकी दरगाह के नीचे हिंदू सेना क्लेम करती है, ऐसा दावा करती है कि उनकी उस दरगाह के नीचे शिव मंदिर है या शिव मंदिर के को दबाकर उस पर दरगाह बनाई गई थी। ये दावा है हिंदू सेना का और उसने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस जो उनके दावा है उसको वेरीफाई करे, सत्यापित करे, उस पे जांच करे। अब मसला ये है कि 40,000 मस्जिदें और तमाम दरगाहें हैं भारत में। इस तरह की जगहों पर अगर खुदाई होने लगेगी केवल इस कारण से कि इनके इसका सत्यापन किया जाए, तो पता चलेगा कि पूरे देश में मस्जिदें खुद जाएंगी। हकीकत ये है कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था और उसमें ये साफ-साफ जिक्र किया गया कि भारत में 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनको अपने मौलिक स्वरूप में छोड़ दिया जाएगा, केवल बाबरी मस्जिद के मामले को छोड़कर, क्योंकि बाबरी मस्जिद पर उस समय कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और विवादित था। तो वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो भारत में अभी लागू है और उसके हिसाब से ये सब कुछ किया नहीं जा सकता। किसी भी धार्मिक जगह के नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 2022 में एक सुनवाई के दौरान भारत से अभी रिटायर हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उसके स्वरूप में तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम से कम उसमें उसके चरित्र पर जाँच की जा सकती है। उसका जो चरित्र है उसमें जांच की जा सकती है और इसी की वजह से संभल में जब लोकल कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और वहां जब टीम गई तो टीम के साथ में जिन्होंने याचिका दायर की थी, गौरी शंकर जैन नाम उनका बताते हैं और ऐसा आरोप भी लग रहा है कि दूसरी बार जब सर्वे के लिए गए तो उनके साथ पुलिस बल के साथ वो भी गए और उनके साथ थे और उन लोगों ने जय श्री राम और तमाम धार्मिक नारे लगाते हुए गए और मस्जिद के भीतर के लोगों को एक मैसेज गया कि वो उनकी मस्जिद पर मतलब असुरक्षा का मैसेज गया, एक संकेत गया और उसकी वजह से ये मामले आए और उस मामले में 4 जानें चली गई हैं अब तक, जो खबर आई है, जो हिंसा हुई। तो देश में तमाम इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं और बार-बार लोग चंद्रचूड़ के उस 2022 के निर्णय को कोस रहे हैं कि इसके पीछे उनकी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल मोइनुद्दीन चिश्ती की बात अगर करें तो उनका बहुत बड़ा भारत के भक्ति आंदोलन के लोगों, संतों के ऊपर असर था। सूफी संतों का असर गुरु नानक देव पर भी था और तमाम जो भक्ति कवि थे उनके ऊपर था। चिश्ती ऑर्डर जो है वो सुन्नी इस्लाम से ताल्लुक रखता है और इसकी जो स्थापना की थी इश्क समी ने की थी, अबू इसाक समी ने की थी, क्षमा करिएगा। उनका जो जगह था, ठिकाना था, वो हेरात प्रोविंस था। हेरात एक जगह है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से वो आते थे और इस तरह से ये सब जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो भारत का गुलाम वंश के शासन का संस्थापक था, उसके दौरान उसका जो शासन था वो करीब-करीब 15 साल तक का था।
उसमें भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपना काम कर रहे थे। तो इल्तुतमिश हम देखते हैं कि गुलाम वंश का राजा था और उस समय था वो। अब जो तीसरा मसला है जिस पर चर्चा हो रही है, वो जो युद्ध है इज़राइल का और लेबनान का एक चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह, उसके बीच जो युद्ध विराम हुआ है, उस पर आज चर्चा हो रही है। हिजबुल्लाह एक चरमपंथी संगठन है जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लगातार हमले कर रहा था इज़राइल पर और इज़राइल ने अम लेबनान पर भी हमले किए थे। बहुत सारे लोगों की अब तक जान जा चुकी है। करीब-करीब 12 लाख लेबनानी मूल के लोग विस्थापित हो गए हैं। इज़राइल से भी 50,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, क्योंकि लगातार जो बमबारी होती है, जो हिंसा होती है, उसमें लोगों की जान जाती है और लोग अपने को बचाने के लिए अम अ, सुरक्षित ठिकानों पर जाते हैं। इस तरह से विस्थापन हुआ है और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। पाया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मीडिएशन है, जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो बिडेन के भी सरकार है यूएसए में, यूएसए और फ्रांस का इसमें महत्वपूर्ण रोल है इस युद्ध विराम में, सीज़ फायर में। और इज़राइल ने कहा है कि वो जो उसकी फोर्सेज़ हैं लेबनान से, उनको हटा लेगी और हिजबुल्लाह जो है वो जो लितानी नदी है, उसके उत्तर से अपनी सेना को हटा लेगा। और इस तरह से ये दोनों पक्ष जो हैं उस एरिया में जो तनाव चल रहा है उसको कम करेंगे और एक बफर ज़ोन का निर्माण करेंगे। इससे उस जो क्षेत्र है उसमें कम से कम स्थायित्व आएगा और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक दबाव भी था। मैंने बताया कि अमेरिका ने और फ्रांस ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो बिडेन सरकार का इसमें योगदान है। अब एक और महत्वपूर्ण मामला है, वो मामला है प्रियंका गांधी की अ, भारत के संसद में धमाकेदार एंट्री। प्रियंका गांधी, गांधी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और जब 12 साल की थीं तो उनके दादी का निधन हो गया, जब 19 साल की थीं तो उनके पिता का निधन हो गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस के परिवारवाद की अम, परंपरा से आ रही हैं, लेकिन लोग उसी समय ठीक भूल जाते हैं कि वो उस परंपरा से भी आ रही हैं जहाँ पे उनके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया। लोगों की जान गई। प्रियंका गांधी ने बहुत कुछ बचपन में खोया है, लेकिन 52 साल की प्रियंका अम, केरल की वायनाड सीट से जिसको राहुल गांधी ने खाली किया था जीतने के बाद, उसमें हुए उपचुनाव में जीत कर आई हैं। रिकॉर्ड मार्जिन से जीत कर आई हैं, 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत के आई हैं। और वायनाड जो जिला है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो कालपेटा है। वहाँ से जीत के आई हैं, आज उन्होंने संसद में शपथ ली है। ऐसा जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक अ, विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस में औपचारिक रूप से आने से, उनकी राजनीति में आने से कांग्रेस को बल मिलेगा। एक तो उनका करिश्माई व्यक्तित्व है, जो उनका नेतृत्व है उसको करिश्माई लोग मानते हैं, पार्टी को मजबूत करेगा, उनका जो नीतिगत इन्फ्लुएंस है उसका भी असर पड़ेगा और इससे जो युवाओं का, महिलाओं का एम्पावरमेंट होना है भारत की राजनीति में उसको भी बल मिलेगा। अ, और बीजेपी को और भी बेहतर ढंग से अब कांग्रेस काउंटर कर पाएगी क्योंकि प्रियंका गांधी भले राजनीति में उनकी एंट्री देरी से हुई है, लेकिन उनके पास राजनीति की एक लंबी विरासत है। उन्होंने राजनीति को केवल देखा ही नहीं बल्कि जिया भी है। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने उसकी बड़ी कीमत चुकाई है। एक बेटी के सर से बाप का साया चले जाना, एक बेटी के सर से उसकी दादी का साया चले जाना और तमाम राजनैतिक संघर्षों के बीच में अपनी माँ के साथ, भाई के साथ मजबूती से खड़े रहना और राजनीति के झंझावातों से गुजरते जाना ही उनकी राजनीति की ट्रेनिंग रही है। प्रियंका गांधी ने अपने को बिना राजनीति में आए ही बहुत परिपक्व किया है। अब वो औपचारिक रूप से जब भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण हुआ है, जब वो आई हैं, तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी मजबूत करेंगे और भारत में लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगी। इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण बात है, वो है अडानी मुद्दे पर पार्लियामेंट का फिर से स्थगित होना। आज विंटर सेशन का तीसरा दिन है अ, और भारत की जो पार्लियामेंट है, वो एडजर्न हो रही है लगातार और उसकी वजह से भारत के लोगों की पब्लिक मनी का नुकसान है, भारत के लोगों के रिसोर्स का नुकसान है क्योंकि पार्लियामेंट में जो सेशंस होते हैं उसमें जो भारत की जनता के मुद्दे होते हैं, उसपे
चर्चा के लिए वो समय निर्धारित होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से ये चर्चा नहीं हो पा रही है। जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि इसके लिए सत्ता पक्ष ज़्यादा ज़िम्मेदार है, क्योंकि अब तक देखा गया कि विपक्ष बहुत उग्र होकर बायकॉट करता था, लेकिन सत्ता पक्ष छोटे-छोटे मसलों का बहाना बनाकर जो पार्लियामेंट है उसको एडजर्न कर दे रहा है, संसद को। कारण क्या है जिनकी वजह से संसद एडजर्न हो रही है? मुख्य कारण है अडानी का ब्राइबरी केस, दूसरा संभल का वायलेंस। अडानी का ब्राइबरी केस आप जानते ही हैं कि अडानी के ऊपर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क की, अमेरिका की, उसने वारंट जारी किया और कहा है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ठगा है। उन्होंने जो टर्म्स और कंडीशंस होती है इन्वेस्टमेंट की, उसमें समझौता किया है, उसमें गोलमाल किया है। ऐसा आरोप है कि अडानी पावर लिमिटेड ने अपने प्रोजेक्ट को लेने के लिए भारत के अधिकारियों को 265 मिलियन से ज़्यादा का घूस दिया। करीब-करीब 100 करोड़ रुपए की घूस दी है। और अ, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट किया जिसमें उनका पैसा खतरे में भी आ सकता है। और किसी भी प्रोजेक्ट को गलत ढंग से इन्फ्लुएंस करके और उसके शेयर्स को बेचना, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको प्रभावित करना, ये एक धोखाधड़ी है। हमने देखा है कि 1992 में हर्षद मेहता को और 99 में केतन पारीख को स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए सजा हो चुकी है। और इस मामले में ये मामला भी उसी से मिलता-जुलता है, जहाँ अपने इन्फ्लुएंस से अ अ, मतलब इन्वेस्टर्स को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। हमने देखा है कि अडानी का नाम लगातार जो सेबी स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं, उसमें भी आ रहा है। सेबी की जो अभी की चेयरपर्सन है, वो गैर अधिकारी पहली अध्यक्ष बनी है सेबी की, और उनके ऊपर आरोप है कि ब्लैकस्टोन कंपनी ने उनके पति को लाभ पहुँचाया और उसमें इनका रोल है माधवीपुरी बुच का। माधवीपुरी बुच के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भी आरोप लगते हैं। अपने कार्यालय में विषाक्त वातावरण बनाने का भी आरोप लगता है, और चौथा जो गंभीर आरोप है कि अडानी से जुड़े हुए सेल कंपनी जो हैं और ऑफशोर जो एंटिटीज़ हैं, उसमें माधवीपुरी बुच का भी पैसा लगा हुआ है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह के मसले पर अब तक ना माधवीपुरी बुच के ऊपर कार्रवाई हुई है, ना ही अडानी के ऊपर कार्रवाई हुई है। और भारत की पार्लियामेंट में इन्हीं मुद्दों पर जोरदार बहस हो सकती है, और उससे बचने के लिए सत्ता दल बार-बार पार्लियामेंट को एडजर्न करवा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक सत्ता दल इस भ्रष्टाचार में अडानी के साथ शामिल है। यही सवाल पूछ रहा है विपक्ष, क्या प्रधानमंत्री इसमें शामिल है? इसका जवाब सत्ता पक्ष सीधे नहीं दे रहा है और अब तक नहीं दे पाया है। दूसरा जो मुद्दा है वो संभल वायलेंस का। हमने देखा कि शाही जामा मस्जिद के ऊपर आरोप लगता है कि उसके नीचे मंदिर हो सकता है। उस पर एक याचिका दायर की जाती है। लोकल कोर्ट के जज आदित्य सिंह आदेश देते हैं कि नहीं, इसका सर्वे किया जाए, और सर्वे के दौरान जो टीम जाती है उसमें हिंसा होती है और 4 लोगों की जान जाती है। अब तीसरा मामला है वायलेंस जो है मणिपुर में। 3 23 से चल रहा है और अब तक चल रहा है। बड़ा ही भयावह स्थितियाँ हैं, 220 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। और कांग्रेस का मुद्दा है, वो ये कि जो वायनाड की लैंडस्लाइड है, उसमें केंद्रीय सरकार लोगों की मदद करे। सरकार इन मुद्दों से बच रही है और बच के पार्लियामेंट को बार-बार अडजर्न कर रही है। लेकिन क्या पार्लियामेंट को अडजर्न करना भारत के लोगों के साथ न्याय है? भारत की गरीब जनता के साथ न्याय है? क्योंकि पार्लियामेंट जहाँ देश के चुने हुए प्रतिनिधि मिलते हैं और भारत की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होती है और उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर देश की जनता का क्या होगा? उसके अधिकारों का क्या होगा? उसके भलाई के काम का क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, और भारत की पार्लियामेंट का बार-बार स्थगित होना बहुत ही दुखद है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।